हेलो बच्चों। स्वागत है आपका। और आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द एसी सर्किट। बीएससी सेकेंड ईयर और सेमेस्टर नंबर 4 में आपके पास अगर ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो अभी रिसेंट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 1 में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। एसी सर्किट या एसी के फंडामेंटल और एसी ब्रिज, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसा कि एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब एक डायरेक्ट करंट होती है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है क्रम से बदलना, मतलब जैसे ऑल्टरनेटिंग, एक के बाद एक क्रम से कोई चीज़ बदलता रहे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जिस तरह से जनरेट होती है उस वजह से उसमें एक वेरिएशन होता है टाइम के साथ में। तो अगर आप एक डायग्राम बनाओ जिसमें वाई एक्सिस पर आप करंट का वोल्टेज या मतलब जो आप सोर्स ले रहे हो, उसकी अल्टरनेटिंग सोर्स जो ले रहे हो उसका वोल्ट लो या उसकी करंट लो, और एक्स एक्सिस पर अगर आप टाइम बनाओ तो आप देखोगे कि करंट की वैल्यू पहले बढ़ती है इस तरह से और फिर जो है वो जीरो की तरफ आकर के फिर से वो वापस से जीरो की तरफ आती है। तो हम एक को पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, हाफ साइकिल, और दूसरे को नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। समय की बात करें, जहाँ से चलती है वो जीरो है, उसके बाद फिर ये एक है वैल्यू t/4 टाइम होता है, फिर ये वैल्यू है t/2 टाइम होता है। यानी कि ये जो पूरा इतना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं हाफ ऑफ द वेव, t/2। उसके बाद फिर अगला जो होता है वो होता है 3t/4, और फिर जहाँ पे वेव ख़त्म होती है तो t है। तो t इज़ द टाइम पीरियड, इस पूरी एक साइकिल का टाइम पीरियड। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो बहुत सारे साइकिल्स से मिलके बनी होती है, इसलिए इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। हिंदुस्तान में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आती है ग्रिड से। तो अल्टरनेटिंग करंट में आपने देखा दो हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सो दिस होल पोर्शन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस होल पोर्शन इज द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो टाइम के साथ यहाँ पर वेरिएशन हो रहे होते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक बार पूरा पॉजिटिव, जितना हिस्सा यहाँ पॉजिटिव में दिख रहा है उतना हिस्सा आपको नेगेटिव में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहो तो एवरेज वैल्यू ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट होती है एज पर द ग्राफ, एवरेज वैल्यू ऑफ जो अल्टरनेटिंग करंट होती है कब? ड्यूरिंग फुल साइकिल। ड्यूरिंग फुल साइकिल वो कितना होता है? जीरो। भाई जितनी बार ये पॉजिटिव में जो भी वेरिएशन हुए, आप देख लो ये सारे पॉइंट अगर आप लो तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में सारे पॉइंट्स आपको मिले, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको सारे पॉइंट मिले। अगर एक पॉजिटिव के और नेगेटिव के अगर इन सबको सम कर दोगे तो एवरेज वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर, दैट विल बी जीरो। एवरेज वैल्यू जीरो होती है। लेकिन अगर हम वेरिएशन हो रहा है, जैसे देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ वो पॉइंट नंबर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब पॉइंट्स है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कब? ड्यूरिंग हाफ साइकिल। केवल हाफ साइकिल के लिए अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आती है 0.637 टाइम्स I0। अब आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही कि भैया I0 क्या होती है। तो I0 की जो वैल्यू है वो अगर देखो यहाँ पर, ये जो वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको पीक वैल्यू कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि I0। तो आपके इस डायग्राम में ये जो पूरी हाइट है दिस इज कॉल्ड द I0, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर करंट की बात कर रहे हो तो पीक वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे ही ये भी पीक वैल्यू है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आपका जो ये वेरिएशन है जब ये टॉप पोजीशन पहुंचता है, ऐसे वेरी कर रहा है, टॉप पे पहुंचेगा देन इज द पीक वैल्यू, फिर घटना शुरू होता है। इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूँ एक बार फिर से, तो ऐसा है कि करंट बढ़ी 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 एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जा करके फिर से घटना शुरू होती है। सॉरी, ये इसको, ठीक है, ये आपका, अरे भाई हाँ, तो ये ऐसा है, ये ऐसे बढ़ी, ये पर्टिकुलर पॉइंट जाके फिर वहाँ से घटना शुरू हुई। तो ये जो हाइट इसने गेन किया दिस इज द पीक वैल्यू I0। तो एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें बच्चा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग द हाफ साइकिल इज पीक वैल्यू का 0.63, यानी कि 63% ऑफ पीक वैल्यू होती है। ये एवरेज वैल्यू की मतलब ये एवरेज वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अभी चूंकि रिवीजन का मोड है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जो फिलॉसफी है भैया क्या है, कैसे होती है, उसमें अब इसमें एक टर्म और पूछा जाता है जिसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
कि कहा जाता है कि भाई आरएमएस वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, न्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको कहते हैं इफ़ेक्टिव वैल्यू, इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव वैल्यू, या इसे कहते हैं वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर इसको हम कहें तो आई आर एम एस, सबसे पॉपुलर इसका आर एम एस वर्ड है, तो आई आर एम एस करते हैं। तो आई आर एम एस कितना होता है? ये होता है 0.707 टाइम्स मैक्सिमम करंट। ये सारी इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इवन एवरेज वैल्यू का एक और फार्मूला होता है। एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है 2I0/पाई। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि भाई बताओ अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो 2I0/पाई होता है। ये सब कट कटा के 63% ही आएगा। ऐसे ही इसके लिए वैल्यू अब पूछी जाती है कि भाई आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो ये बेसिकली होता है I0/√2। तो I0/√2 ही जो होता है वो 0.707 होता है। अब दो वैल्यू अगर आपने यहाँ पर निकाली हैं, तो आप यहाँ पे एक फॉर्म फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है फॉर्म फैक्टर, और ये जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू और एवरेज जो वैल्यू होती है उसका रेशियो होता है। तो आपकी आरएमएस वैल्यू है I0/√2, और इसको जब डिवाइड करोगे एवरेज वैल्यू से तो वो हो जाएगा π/2I0 पलट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I0 कैंसिल हो जाएगा, π/2 टाइम्स √2, और ये 1.11 आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1.11 होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आपके सिलेबस में लिखा हुआ टर्म है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेथड, इमेजिनरी मेथड ऑफ इमेजिनरी, या मेथड ऑफ इमेजिनरी, इस तरह से कुछ लिखा गया है। बेसिकली ये जो मेथड ऑफ इमेजिनरी है, ये कहने का तरीका है कि कैसे इस पूरे अल्टरनेटिंग करंट की जो पूरी स्टडी होती है, इसमें कैसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की टर्म को लेके आते हैं। एक इंजीनियर हुए थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उनका नाम इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में इसलिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेथड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है उसको लेकर के आए थे वो इस फील्ड में। तो उनके हिसाब से जनरली कोई भी साइनोस, कोई भी वैरी कर रही है, अगर कोई वैरी कर रही है टाइम के साथ एक पीरियोडिक तरीके से, वैरी विद टाइम इन द पीरियोडिक मैनर, तो जब टाइम के साथ पीरियोडिक मैनर में वैरी करती है कोई भी वैल्यू, तो उसको हम साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी है तो साइन ओमेगा टी करके ये आता है। ये जो पूरी बातचीत है ये हमको वेव थ्योरी से मालूम है। भाई वेव थ्योरी तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, न्यूटन के ज़माने से एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस वेव थ्योरी से हमें मालूम है कि साइनोसॉइडल साइन फंक्शन, कॉस फंक्शंस, ये वेरिएशन को शो करते हैं। यहाँ टाइम दिख रहा है ना, तो टाइम के साथ वेरिएशन को शो करते हैं। ओमेगा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये दिखा रहे हैं कि जो वेरिएशन है वो पर यूनिट टाइम कैसे हो रहा है। ये पूरा टर्म है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास करंट है तो करंट की वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है, I0 साइन ओमेगा टी। फॉर जनरलाइजेशन हमने इसमें एक अल्फ़ा जोड़ दिया। ये पूरा फेज टर्म है ही, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है फेज टर्म है। तो ओमेगा टी तो एक आपका फ्रिक्वेंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है। उसके अलावा भी कोई फेज की बात होगी, कोई एंगल का वेरिएशन की बात होगी स्टार्टिंग पॉइंट के चेंज की वजह से, तो हम अल्फ़ा को भी यहाँ पर फॉर जनरलिटी हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर वोल्टेज की बात करें तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग जब भी वेरी करने वाली चीज़ों को लिखा जाता है। अच्छा, आपने डिमाइवर्स थ्योरम में पढ़ा है कि e की पावर I थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस j टाइम साइन थीटा। आप कहोगे सर ये j क्यों यूज कर रहे हो? तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, I जो होता है वो तो हम यूज करते हैं करंट के लिए, ठीक है। इवन यहाँ पर भी होता है कैपिटल I, स्मॉल I, इनमें भी होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर कैपिटल I DC करंट के लिए यूज होता है, स्मॉल I AC करंट के लिए यूज होता है। पर हम लोग यहाँ पर अपना AC करंट ही पढ़ रहे हैं, DC की बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए हमारा I मतलब AC करंट ही है। तो इसीलिए इस जगह पर
एसी सर्किट के लिए हम पर्टिकुलरली जे का इस्तेमाल करते हैं। जे का मतलब वही है √-1। जैसे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आई का मतलब √-1 होता है, वैसे यहाँ जे का मतलब √-1 है। तो अगर आपके पास इस तरह से e⁻i थीटा है तो आप उसको cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो केवल साइन की वैल्यू में, तो आप कहोगे कि अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i थीटा में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब है कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, साइन थीटा में। अगर आप रियल पार्ट ऑफ e⁻i थीटा लिखते हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो कॉस थीटा में। तो ले दे के हमारे सामने मामला ये निकल के आता है कि जहाँ कहीं भी साइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, साइन वगैरह की बातें कही जाती हैं, उन जगहों पर हम बड़े प्रेम से, बड़े आराम से अपना जो e⁻i थीटा वाला टर्म है या जे थीटा वाला टर्म है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जे होगा, सॉरी यहाँ जे होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं लिखा है कि i बराबर I0, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, अगर आपके पास लिखा है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, देन इसको आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू I0 e⁻j ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। नाउ दिस इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ इमेजनरीज, जहाँ आप बहुत ही आराम से एक्सपोनेंशियल के टर्म में अपनी चीज़ें लिख रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द की पॉइंट जो कि हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी की पॉइंट के साथ हम आगे एनालिसिस करते रहेंगे। सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में हमें 3 तरह के 3 सर्किट सिस्टम की बात करती हैं। 3 सर्किट्स के बारे में हमारे सामने बात आती है, और वो 3 सर्किट्स कौन कौन से हैं। एक होता है प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, तो एक हम लिखते हैं रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट या रजिस्टिव सर्किट, यानी कि एक ऐसे सर्किट की बात करेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा होगा हमारे सर्किट के अंदर। चलें, जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर का सिंबल है और आपने उसके साथ में एक सोर्स जोड़ दिया है, एसी सोर्स का सिंबल है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हो गया v⁻j ओमेगा टी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओके, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो मान लो I है, और ये आपका रजिस्टर R है। रजिस्टर है तो इसमें कौन सा लॉ फॉलो करेगा, इसमें ओम्स का जो लॉ है वो फॉलो करेगा, जो कहता है V इक्वल टू I टाइम R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर IR है। तो अगर आपने V की वैल्यू ले रखी है V0 e⁻j ओमेगा R, सॉरी j ओमेगा टी, तो आपके पास है V0 e⁻j ओमेगा टी इज इक्वल टू I टाइम R। तो अगर आपको I निकालना है तो क्या निकालोगे, V0 बाई R e⁻j ओमेगा टी, और V बाई R को आप लिख सकते हो I0। तो I इज इक्वल टू I0 e⁻j ओमेगा टी। एक खास बात आपको यहाँ पर ये मैं दिखाऊंगा कि अगर V जो है, V के फेज में क्या था, j ओमेगा टी, I के फेज में भी j ओमेगा टी है, दोनों का फेज सेम है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि V एंड I आर इन द सेम फेज। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे हम भेदभाव करना शुरू करेंगे कि भाई रजिस्टर में तो सेम फेज में होते हैं वोल्टेज और करंट, लेकिन कैपेसिटर में नहीं होते हैं, इंडक्टर में नहीं होते। तो वो रिएक्टिव, वो अलग तरह के सर्किट हैं जिनमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, वो अलग तरह के सर्किट हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सेम फेज में होते हैं, तो ये अलग तरह के सर्किट हैं। तो इनको समझाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमारे पास 2 तरह के डायग्राम हैं। इसमें से एक डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहेंगे। देखें, अगर हम इस तरह से कुछ बनाना चाहें, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस असल में हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, एक हमारी रियल एक्स एक्सिस है जो कि हमारी रियल एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो सपोज़ एक लाइन, ये जो लाइन है ये वोल्टेज को शो कर रही है, V0 को शो कर रही है। फिर एक दूसरी लाइन हमें बनानी पड़ेगी जो कि करंट के लिए है, तो ये आपकी लाइन जो है वो करंट की लाइन है, दिस इज़ द लाइन फॉर करंट। भाई करंट में चूंकि वोल्टेज में रजिस्टर से कुछ डिवाइड करके आ रहा है तो I0 जो है वो छोटा होगा, V0 जो है, V0 को जब आप R से डिवाइड करते हो तो आपका I0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है V बड़ा होगा, तो V की लाइन बड़ी है, I की लाइन छोटी। मूल बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों के अंदर सेम फेज में है। देखो ये दोनों में कोई एंगल नहीं, दे आर द पैरेलल लाइंस,
ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। तो इनके बीच में जो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है वो जीरो है। तो ये जो सेम होने का मतलब है कि इनके बीच में ये जो एंगल है वो सेम फेज है, साइमल्टेनियसली ये सेम सेम नेचर के हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। और ये जो आपने बनाया है इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, जो फेज की ये सारी उठापटक को शो करता है, दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। एक और तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं जो कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये टाइम है एक्स एक्सिस और मान लो करंट है वाई एक्सिस पर इमेजनरी। तो आप पहले वोल्टेज को बनाओ, ये भाई आपका वोल्टेज है, ठीक है, दिस इज़ फॉर द वी। उसके बाद अब आप करंट को बनाओगे, तो ये जो वैल्यू थी ये आपकी वी जीरो थी। अब आप करंट बनाओगे तो करंट कुछ ऐसे बनेगी, सेम फेज में। सेम फेज में होने का मतलब है कि जब इसका ये वैल्यू जो होगी वो होगी आई जीरो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये आई जीरो वैल्यू होगी और पूरी जो वैल्यू होगी वो वी जीरो वैल्यू होगी। तो ये सेम फेज को ही शो करने का एक और तरीका है। अब हम ये तो बन गया हमारा भाई प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब मसले शुरू होंगे आगे जब हम प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट। प्योर इंडक्टर सर्किट, इंडक्टर के बारे में मतलब ये है कि से आपके पास एक तार है, उसको आपने से छल्ले फॉर्म में बना दिया। तो दिस इज एल, एल इज द इसका इंडक्टेंस है। यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगा दिया और यहाँ पर जो वैल्यू है वो बराबर वी नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली जब बात पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इंस्टेंट रिस्पांस नहीं होता है, करंट एकदम से चार्ज एकदम से मैक्सिमम नहीं पहुँचती है। जो इंडक्टर होता है उसके अंदर करंट एकदम से ऐसे ग्रो नहीं करती, बल्कि ऐसे करके इस तरह से ग्रो करती, धीरे धीरे एक उसका जो डिले रिस्पांस होता है। इसलिए यहाँ टाइम कांस्टेंट वाली सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में जाए हम यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट वगैरह करेंगे, जैसे ई की पावर जे ओमेगा टी है, इसको अगर आप टी के साथ में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको टी के साथ में इंटीग्रेट करोगे, अगर आप ई की पावर जे ओमेगा टी है इसको डी टी के साथ में इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जे ओमेगा टी अपॉन जे ओमेगा इस तरह से आ जाएगा। तो कभी ये डिनोमिनेटर में आएगा, कभी ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर कहीं 1/j लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस 1/j का मतलब है कि आप इसको j से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर, ठीक है, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा j अपॉन -1, ये हो जाएगा -j। इसका मतलब है 1/j को हम -j लिख सकते हैं। e की पावर j π/2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है cos π/2 प्लस j टाइम साइन π/2। cos π/2 0, साइन π/2 1, यानी e की पावर j π/2 is basically j। ओके, e की पावर j π/2 और e की पावर -j π/2 is -j। इस टर्म को आपको समझना है। तो अगर आपके पास 1/j लिखा है, इसका मतलब है आप वहाँ पर e की पावर -j π/2 लिख सकते हैं। गॉट द पॉइंट, j π/2 आप लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अब जरा समझना यहाँ पर क्या होता है कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला तो होता है v बराबर वी नॉट ई की पावर j, लेकिन करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर आई नॉट ई की पावर j ओमेगा टी -π/2, ये फार्मूला होता है। अब ये कहाँ से आता है बच्चा, ये फार्मूला इंडक्टर के अंदर जो करंट होती है, जो कि फैराडे लॉ के हिसाब से हम लिखते हैं, ये वहाँ से आता है। अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट कि जस्ट इसको ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो इसका मतलब है यू शुड नो दिस। बट अगर नहीं आता है तो अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, जब कुछ दिनों में एग्ज़ाम है आपके, फ़िलहाल ये आप समझो बात को। तो वोल्टेज और करंट में अब सेम एंगल की बात नहीं रह गई है। वोल्टेज में है जे ओमेगा टी, लेकिन करंट में है जे ओमेगा टी -j π/2। जे को चलो बाहर कर दो, तो ओमेगा टी -π/2। तो यहाँ पर एक लीड और लैग की बात आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जो I0 था वो आपका V0/R था, किसी केस में, प्योर रजिस्टिव केस में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पर आपका जो आई जीरो होगा वो होगा वी जीरो अपॉन ओमेगा टाइम एल। इस ओमेगा टाइम एल को हम लिखते हैं एक्स एल, तो वी जीरो एक्स एल। तो एक वैल्यू ये भी आती है कि आई जीरो बराबर जो होता है वो वी जीरो बाई एक्स एल होता है। एक्सेल जो होता है इसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस कहने का मतलब वही चीज़ जो रुकावट जिसको आप कहते हैं ना, जैसे रेजिस्टेंस क्या था, करंट के फ्लो में रुकावट, ऐसे ही अगर आपके पास इंडक्टर है तो इंडक्टर में क्या होता है, यहाँ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू हो जाती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड, उस सारे रोल की वजह से करंट के फ्लो में एक रुकावट आती है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। उस चीज़ को दिखाने के लिए एक्सेल यूज होता है। एक्सेल इज़ द रिएक्टेंस। इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर के द्वारा करंट के रास्ते में रुकावट डाली जाने वाली रुकावट को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर नई मिली हैं अगर ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो, हालांकि 12th में पढ़ा हुआ है। पहली बात तो क्या है कि वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन सेम फेज। सेम फेज में नहीं, उनके बीच में π/2 का डिफरेंस है। दूसरा है कि यहाँ पर हम रजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ रजिस्टेंस वर्ड यूज ना करके हम रिएक्टेंस वर्ड यूज करते हैं। ये शो कर रहा है कि सेम फेज में नहीं है। तो उस स्थिति को बताने के लिए कि हम ऐसे सर्किट की बात कर रहे हैं जहाँ वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होते, वहाँ पर रिएक्टेंस की बात आती है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को कैसे ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम पे हम कैसे ड्रॉ करें, जरा वो देख लेते हैं। आपको एक फेजर डायग्राम बना के दिखाते हैं। अगेन दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये वोल्टेज को हम फिक्स रखते हैं, वोल्टेज को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये वी जीरो है, तो वी, अब आई जो होती है, देखो यहाँ पे क्या होता है, करंट में जो होता है वो होता है ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस π/2, यानी उससे पीछे रहती है। तो बच्चा आपकी जो करंट होगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, करंट आपकी ऐसे बन जाएगी, ये होगी करंट की वैल्यू। दिस इज द आई जीरो। आप देख रहे हो आई जीरो से π/2 पर आगे है वोल्टेज। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट, अब यहाँ ग्राफिकली अगर शो करो तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, है ना, करंट लैग, तो करंट पीछे है ना भाई। हम ऐसे ही तो ड्रॉ अपना सारा एंगल इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज तो लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखते हो कि द करंट इज लैग बिहाइंड वोल्टेज, द करंट इज लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर को याद कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन इंडक्टर करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई एंगल π/2। अगर इसको हम नॉर्मल कन्वेंशनल डायग्राम के थ्रू शो करना चाहें तो आपके पास ये टाइम है और ये आपके पास मान लो करंट है। तो यहाँ पर एक तो ग्राफ ऐसे होगा, चलो वोल्टेज ग्राफ ये बनाते हैं, ये आपका वोल्टेज ग्राफ है, दिस इज द वोल्टेज ग्राफ। करंट क्या है, करंट उससे पीछे है, तो करंट कहीं यहाँ से शुरू होकर के आ रही होगी, मतलब करंट इधर से शुरू होकर आ रही होगी, तो वो इधर होगी। ये जब ये जीरो शुरू हुई तब ये यहाँ से कहीं आ रही है, और इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ये पाइप ये ऐसा होगा, यहाँ से कट करेगी इस जगह पर, फिर ये थोड़ी देर बाद पीक, इसका पीक पहले आएगा। देखो इस टाइम में यहाँ पर पीक आ गया है, और इसको जिसका जो पीक है वो यहाँ पर मिला, फिर इस तरह से करते हुए ये आ गई। तो ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच के टाइम पीक का पाने का अंतर है। जैसे कोई चीज़ पीछे है, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग हैं, ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, तो ये आगे चल रहा है, और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो पीछे भाग, ये है, तो जो आगे है वो पहले पहुंचेगा, और जो पीछे वाला है वो उससे कुछ देर बाद पहुंचेगा। तो यही तो है पीछे रहने का मतलब। तो करंट लैग कर रही है, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज वाला कर्व था वो पहले पीक पा गया इसी टाइम पर, और जो करंट थी उसको पीक मिला थोड़ी देर बाद वाले टाइम पे। तो दिस करंट इज द लैगिंग, करंट इसके पीछे रह गई है। तो दिस इज द करंट, दिस इज द वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ को शो कर सकते हैं। इवन फेजर डायग्राम इज मोर इफेक्टिव इन दिस केस। अब कौन सा बचा, अब हमारे पास बचा प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट।
कैपेसिटर के बारे में आपको मालूम है कि कैपेसिटर एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। तो कैपेसिटर क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट होती है। और आपकी जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है, इंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज यूनिट होती है। तो यहाँ पर भी अगर उसी तरह से हम बात करें तो आपके पास जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, ये आपने कैपेसिटर लिया, उसके साथ में आपने एक V बराबर V0 e की पावर j ओमेगा t ऐसा एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ दिया, ये आपका C है। तो यहाँ पर जो करंट होती है I बराबर कितने निकल के आती है, यहाँ I बराबर होती है I की पावर I0 e की पावर j ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ओके, यहाँ पर आपके पास प्लस पाई बाई 2 आता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में माइनस आता है लेकिन कैपेसिटर में प्लस आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक तो ये स्टोरेज डिवाइस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और इसके अंदर प्लस पाई बाई 2 होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पिछले केस में वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री लैग कर रही थी, पीछे जा रही थी, वहीं वोल्टेज में अब वो उससे आगे चलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका ये करंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, I0 बराबर होता है V0 बाई XC। ये एक नई चीज़ आ गई। अब यहाँ XC क्या है, ये है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। यानी कैपेसिटर जो कैपेसिटर जो फ्लो में, करंट के फ्लो में जो रुकावट डालता है, कैपेसिटर जो रुकावट डालता है उसको हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो XC की वैल्यू कितनी होती है, XC की वैल्यू होती है 1/j ओमेगा C। याद रखना ये सब चीज़ें। तो XL की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ द ओमेगा L। अगर हम फेज को सिर्फ ओमेगा C लिखें, हाँ ओमेगा C लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो हम उसके फेज टर्म को दिखाने के लिए करते हैं। तो XC बराबर कितना होता है 1/ωc, XL बराबर होता है ओमेगा L। ओके, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इनको समझ में आ गया है आपके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम इनके फेजर डायग्राम को शो करते हैं कि भाई इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। लेट मी ड्रॉ दिस फेजर डायग्राम। तो आपके पास ये x एक्सिस हो गई, ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ये वाली रियल को शो कर रही है, ये इमेजनरी को शो कर रही है। आपका जो वोल्टेज था वो कैसे बनाया गया था, वोल्टेज को हमने ऐसे ड्रॉ किया था, दिस इज द वोल्टेज। और अब क्या है, करंट जो है इससे पाई बाई 2 आगे रहेगी, तो करंट को हम ऐसे शो करेंगे, दिस इज द करंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इज द लीडिंग, करंट लीड वोल्टेज बाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन कैपेसिटर जो होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट जो है लीड करती है वोल्टेज को पाई बाई 2 से, इस डायग्राम के हिसाब से। अगर हम इसका नॉर्मल डायग्राम शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, नॉर्मल डायग्राम शो करने का तरीका क्या है, आपके पास ये वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज थिंग। अब हम इसमें क्या शो कर रहे हैं, करंट को शो कर रहे हैं। तो करंट ऑलरेडी आ रही है पहले से ही, तो करंट जो है अब ये ऐसे आएगी, और इवन ये इस तरफ से होते हुए पहले, एंड देन दिस, कि करंट का है। तो देख रहे हो करंट शुरू से ही, करंट जब वोल्टेज आपका 0 था तब करंट की पीक थी, तो यानी कि करंट लीड कर रही है। फिर जब करंट का हाफ साइकिल हुआ तब इसकी एक साइकिल पूरी हो गई। जब करंट का हाफ साइकिल पूरा हुआ तो इसकी हाफ साइकिल और फिर इसका 3/4 पार्ट पूरा हो गया। जब इसने अपना एक साइकिल पूरा कर लिया, अगला साइकिल शुरू किया, उसके बाद जा कर के वोल्टेज ने अपना हाफ साइकिल यहाँ पर पूरा किया। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो करंट है, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो करंट है, करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री से लीड कर रहा है। तो यहाँ पर आपने दो तीन चीज़ें आपको सीखने वाली हैं। एक तो ये सीखने वाला है कि करंट जो है लीड करता है कैपेसिटर में। दूसरा ये है कि जो XC होता है, XC की वैल्यू जो होती है 1/ωc होता है। और ये डायग्राम में इसको दिखाने का ये तरीका हो गया।
ओके, तो ये सब तीन चार चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण रखनी है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें एल भी है, उसके बाद उसमें सी भी लगा है, फिर उसके बाद उसमें आर भी लगा है, तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट। अच्छा, इसके अंदर भी एक अरेंजमेंट है कि ये सब कुछ सीरीज़ में लगा है या इसमें कुछ पैरेलल वाली भी मामला चल रहा है। तो दो तरह से हम LCR को जोड़ सकते हैं, इस सीरीज़ में भी हो सकता है और ये आपस में ये पैरेलल में भी हो सकते हैं। जैसे आपने ऐसे देखा, मान लीजिए ये L है, ठीक है, आपने इसमें एक R जोड़ दिया, आपने इसमें C जोड़ दिया, तो L R C इस तरह जोड़ दिया। या आप ऐसे जोड़ सकते हो कि भाई किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ दो, जैसे ये L है, ये R है और इसके साथ में आपने C जोड़ दिया, ये एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं और हमको इन दोनों तरह के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना मामला। आपके पास एक रजिस्टर भी है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको R कहते हैं। कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे XC कहते हैं, जो होता है 1/ωc। एल में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उससे एक्सएल कहते हैं, जो होता है ओमेगा एल। चूँकि फेज का मामला है इसलिए जे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जे को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको मालूम है कि 1/j जो होता है वो e⁻−j π/2 होता है और जे जो होता है वो e⁻j π/2 होता है। तो ये सारे मैथमेटिकल उठापटक इसके अंदर आएंगी। और अब क्या होगा जब आप इस तरह से एक हाइब्रिड सा सर्किट बनाओगे। अब आपका भैया हाइब्रिड सर्किट बन गया, तो इसका जो टोटल अपोजिशन होगा, मतलब आपके करंट के फ्लो में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर जो मिल करके जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, उस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे इम्पीडेंस। उसे क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? इम्पीडेंस। इसको कैसे शो करते हैं? इसको शो करते हैं जेड से। तो जेड का मतलब है एक हिस्सा आपका रजिस्टर का इम्पीडेंस होगा, रजिस्टर की रुकावट होगी, एक हिस्से में कैपेसिटर की रुकावट होगी, एक हिस्से में इंडक्टर की रुकावट होगी। सभी रुकावट डालेंगे करंट के फ्लो में, सबका ही नेचर रुकावट डालने का होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर √R²। R² किसको शो कर रहा है? R² शो कर रहा है रजिस्टर का ऑफर। उसके बाद प्लस आपको यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो दो चीज़ें हैं इनमें माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन वही है कि j बराबर होता है e⁻j π/2 और 1/j होता है e⁻−j π/2। ये माइनस टर्म वहीं से आया है, एक्सेल एक्सिस यही, फिलहाल यही समझ लो आपके पास है। और अगर हम यहाँ से अब अगर यहाँ पर हम कहें कि देखो, अब समझो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ओमेगा एल में क्या होता है? ओमेगा एल में जो होता है वो वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। 1/ωc कैपेसिटर में क्या होता है? उसमें करंट जो होती है वो लीड करती है। तो एक में वोल्टेज है 90 डिग्री से आगे, एक में करंट है 90 डिग्री से आगे। लेकिन जब आपने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को एक साथ लगा दिया तो क्या होगा? तब कौन आगे होगा? तो अब इसका जवाब ये आता है कि इसमें रजिस्टर भी तो लगा है। रजिस्टर तय करेगा कि इसमें से कौन आगे कौन पीछे। तो जो थीटा है, मतलब कितना वोल्टेज और करंट में कौन आगे पीछे होगा, वो जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ωc/r। तो जो आपकी वैल्यू ओवरऑल निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि थीटा बराबर दिस होल टर्म। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC/R। एक्सएल माइनस, ये एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, XC की वैल्यू ओमेगा C R। ये आपके पास पूरा टर्म आ गया। तो अब यहाँ पर दो तीन कुछ केसेस आ रहे हैं हमारे पास। जैसे केस ये है, एक केस तो ये है कि अगर एक्सएल जो है वो ज़्यादा है XC से,
तो अगर एक्सेल एक्सिस से ज़्यादा है तो आपका जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। आपके सर्किट के अंदर इंडक्टिवनेस की प्रॉपर्टी रहेगी, इट विल मोर बिहेव लाइक इंडक्टर सर्किट, इंडक्टेंस डोमिनेट करेगा। तो इंडक्टर डोमिनेट करने का मतलब है उसमें जो वोल्टेज लीड करती है वो वाली बात रहेगी, बाई थीटा डिग्री वोल्टेज लीड करेगा, 90 डिग्री लीड नहीं करेगा, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है, इंडक्टिव नेचर का सर्किट है, तो एक थीटा डिग्री से वोल्टेज लीड करेगा। दूसरी तरफ अगर एक्सेल कम है एक्सी से तो आपका जो सर्किट है वो कैपेसिटेटिव नेचर का होगा, उसमें कैपेसिटेंस का मामला बढ़ेगा और उसके अंदर जो करंट है वो लीड करेगी थीटा डिग्री से। लेकिन तीसरा, इफ़ एक्सेल बराबर एक्सी, तब क्या होगा, तब एक बहुत ही खास तरह की स्थिति आएगी। उस समय एक तो रिजोनेंस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी और उस प्रॉपर्टी में किसका बोलबाला होगा, उस प्रॉपर्टी में रेजिस्टेंस का बोलबाला होगा। रेजोनेंस की प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस स्थिति में जो रिएक्टेंस, जो आपका इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस इज़ मिनिमम। इस हालात में इम्पिडेंस क्या है, मिनिमम है। आपने कहा सर ये आप कैसे कह सकते हो इम्पिडेंस मिनिमम है? भाई इम्पिडेंस की वैल्यू क्या थी, इम्पिडेंस की वैल्यू यही तो थी, जेड बराबर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, जब ये जीरो हो गया तो उस स्थिति में आपका जेड किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। अगर जीरो ना होता तो कुछ जुड़ा होता, तो इम्पिडेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आर से तो आर प्लस कुछ ज़्यादा ही होती, लेकिन यहाँ तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया है, तो जेड आर के बराबर हो गया। तो ये जेड की मिनिमम वैल्यू है कि वो आर के बराबर है। अब आर से कम नहीं हो सकता, क्योंकि रजिस्टर तो आपने जोड़ रखा है, रजिस्टर हटा दोगे तब तो बात खत्म। तो इस तरह से आप देखते हो कि जब एक्सेल एक्सी के बराबर हो जाता है तो इसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। अब आप कहोगे सर रेजोनेंस कंडीशन तो वेव में हमने पढ़ी है, यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन क्यों आ रही है, बात करेंगे। फिलहाल आपने को ये समझना है कि एक्सेल एक्सी जब बराबर हो जाता है उस समय सर्किट के अंदर जो LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, अगेन दिस इज कॉल्ड द सीरीज LCR सर्किट बिकॉज ऑल आर इन सीरीज। तो सीरीज LCR सर्किट में इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है। ओके, अब इसको आगे पढ़ते हैं। क्योंकि सर्किट के अंदर इम्पिडेंस मिनिमम हो गया तो यानी कि इम्पिडेंस मिनिमम होने का मतलब है कौन सी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, करंट को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि करंट को अपोज करता है ना। इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस जो फैक्टर होता है वो करंट को अपोज करता है। तो अगर करंट इम्पिडेंस मिनिमम है तो सर्किट में जो करंट को रुकावट थी वो मिनिमम होने की वजह से आपके सर्किट में करंट जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जरा हम एक्सेल और एक्सी के बराबर होने को समझते हैं एक अलग नज़रिए से। देखो ये था ओमेगा एल, ठीक है, और ये था 1/ओमेगा सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC, यानी यहाँ हो जाएगा 2πf बराबर 1/√LC, यानी कि फ्रिक्वेंसी की बात आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, वो हो जाएगी 1/2π√LC। इसे कहा जाएगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस समय एक्स सर्किट के अंदर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें कि आप एक्स एक्सिस पर अगर फ्रिक्वेंसी को शो कर रहे हो और वाई एक्सिस जो है आपका, सॉरी इस वाई एक्सिस को आप करंट के टर्म में शो कर रहे हो, तो यहाँ पर एक ग्राफ को बनता हुआ देखो। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में देखो, ग्राफ पहले उठता है और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम जा करके फिर कम होता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से कम है या रेजोनेंस से ज़्यादा है तो आपकी करंट भी उसी हिसाब से कम हो गई। इधर जाओगे तो करंट कम, इधर जाओगे तो करंट कम, और इस करंट को हम I0 कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और होता है कि अगर हम यहाँ पर एक देखें, ये एक वैल्यू ऐसी आती है, ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ I0/√2 है। तो I0/√2 पे अगर आप लाइन खींचोगे तो एक जगह यहाँ पे कट करेगा, इसको हम कह सकते हैं F1, एक जगह यहाँ कट करेगा, इसे कहेंगे F2। तो इसे कहते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट, इसे कहते हैं अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट,
और ये जो I/2 होता है, ये जो पूरा होता है, ये हाफ पावर वाली बात होती है। आगे हम लोग बात करेंगे हाफ पावर जब क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। फिलहाल आपको F1 F2 वाली कुछ बातें हमको इसे ग्राफ से बतानी थी। तो ये कब होता है? जब I0/√2 होता है, तो दो फ्रिक्वेंसी होती है। हालांकि I0 कब आता है? जिस समय आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वहाँ पर होती है, उस समय आपके पास ये वैल्यू आती है। तो इस कर्व को हम रेजोनेंस कर्व कहते हैं। एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा हमने रेजोनेंस कर्व यहाँ पर बनाया। करंट कितनी होती है? करंट की वैल्यू हो जाएगी V0, और इम्पिडेंस कितना होता है भाई? इम्पिडेंस होता है वो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है रेजोनेंस की वैल्यू। I0 बराबर I0 अपॉन I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रेजोनेंस में ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाता है, तो सिर्फ RR बचता है, और उस समय आपकी I0 यानी कि यही जो मैक्सिमम करंट है वो सर्किट के अंदर फ्लो करती है। आपने कहा ठीक है सर, ये तो बात तो सही है, लेकिन आप याद करो, अभी आपने कहा था जब XL XC के बराबर हो जाता है तो सर्किट के अंदर रेजोनेंस होता है। उस समय रेजिस्टेंस ही एक ऐसा टर्म होता है जो कि कंट्रोल करेगा व्यवहार को, क्योंकि जब XL बड़ा था XC से तो हमने कहा इंडक्टिव है, फिर जब XL छोटा हो गया XC से तो हमने कहा कैपेसिटेटिव है। लेकिन जब XL XC के बराबर हुआ तो रेजिस्टेंस का रोल कहाँ आया? मतलब रेजिस्टेंस ने अपना प्रभाव दिखाया कैसे, वो तो नहीं पता चला। तो उसके लिए ज़रा सा ग्राफ देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अलग से बना के दिखाता हूँ एक ग्राफ। इसे कहते हैं, ये दिस इज द एक्चुअल रेजोनेंस कर्व जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी है और आपकी ये करंट है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ऐसे ये एक मैं बना देता हूँ ड्रॉ करके, फिर आपको आगे बताएंगे। एक ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया, एंड दिस इज अनदर कर्व। यहाँ पर मैंने 4 कर्व बनाए हैं। ये वाला कर्व कब काम देता है? जब रेजिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, या कह दो रेजिस्टेंस जो है बहुत लार्ज होता है। अगर आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत लार्ज है तो आपकी करंट मैक्सिमम तो जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम होगी। इसे कहा जाता है फ्लैट। फ्लैट मतलब देखो, अगर ये बिल्कुल ऐसे होता तो बिल्कुल समतल होता, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ तो फ्लैट। तो इसे कहेंगे फ्लैट रेजोनेंस। इसे कहा जाएगा फ्लैट रेजोनेंस। आपने R की वैल्यू कुछ स्मॉल कर दी तो आपका जो पीक है वो देखो थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया। ठीक है, मीडियम ये करो, स्मॉल ना करो, लार्ज से फिर मीडियम रेंज के कर दो तो ऐसा होगा। अगर आप R को स्मॉल कर दोगे तो आपका जो रेजोनेंस है वो ऐसे बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर जगह पे शार्प होगा और फिर उतरेगा। इसे कहा जाता है शार्प रेजोनेंस। तो अगर R ज़्यादा है तो रेजोनेंस फ्लैट होता है, R कम है तो शार्प होगा। अगर R आपका 0 हो जाएगा तो ये बिल्कुल एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, ये पूरा एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, जो कि ऑफ नो यूज, इसका हमें कोई यूज नहीं करना, ये कोई यूज का मतलब नहीं है। क्योंकि ये शो कर रहा है कि जैसे I बराबर क्या था? I बराबर था V0 अपॉन R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये तो हट ही गया रेजोनेंस में। अगर R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो V0 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो आपकी जो करंट है वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, जिसका कोई सर्किट में कोई मतलब है नहीं इसका। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये कहते हो कि हमारे जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है वो कैसे रेजोनेंस को कंट्रोल करेगा। अगर आपको शार्प रेजोनेंस चाहिए तो शार्प रेजोनेंस का मतलब है आपकी R की वैल्यू कम होनी चाहिए सर्किट के अंदर। अगर आप कह रहे हो फ्लैट रेजोनेंस चाहिए तो आपके R की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। अभी शार्प और फ्लैट का बहुत अच्छा मतलब होता है, लेकिन वो फिर क्या होगा ना कि वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। वो सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर बताना चाहें शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, तो जब आपके पास एक आ गया कि रेजोनेंस कैसा है, तो रेजोनेंस की क्वालिटी की बात आती है। रेजोनेंस की क्वालिटी, भाई आपका रेजोनेंस शार्प है या फ्लैट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेजोनेंस की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है जिसे कहते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर, या कह दो इसको कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, ये क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को शो करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? क्यू जो होता है वो XL/R होता है, या आपके सर्किट का XC है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो होता है। एक और इसकी चीज वैल्यू, एक और इसकी वैल्यू होती है एक और इसकी वैल्यू होती है
आपका सर्किट जब होता है कि जब जब क्वालिटी फैक्टर की बात होती है, यानी कि आप सीरीज़ एलसीआर सर्किट ले रहे हो, उसमें आप क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हो, तो जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय आपके सर्किट के अंदर क्या होता है कि एक्सएल और एक्सी क्या कह सकते हो, कैंसिल द वोल्टेज, कैंसिल द वोल्टेज इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के वोल्टेज इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ वहाँ पर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का ही रोल आता है और इसे कहा जाता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज वोल्टेज मैग्निफिकेशन? वोल्टेज मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस जिस स्थिति में हमारे सर्किट के अंदर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कैंसल्स ईच अदर, एंड इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज का ही रोल होता है। तो उस कैंसिलेशन की वजह से हमारा वोल्टेज मैग्निफिकेशन कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो अब बस जस्ट समझ लो वोल्टेज मैग्निफिकेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? रेजोनेंस एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक टर्म और होता है आपके पास, मैंने 3 तरह की फ्रिक्वेंसी बताई। एक होता है एफ आर, जिस समय रेजोनेंस होता है, फिर होता है F1 जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, फिर होता है F2 जो कि अपर फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब Q बराबर क्या होता है कि 2 पाई एफ आर अपॉन 2 पाई F1 माइनस 2 पाई F2, या कह दो ओमेगा आर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सॉरी हायर फ्रिक्वेंसी तो ये है, लोअर फ्रिक्वेंसी ये है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है रेजोनेंस ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये एक वैल्यू होती है। वोल्टेज मैग्निफिकेशन एलसीआर सर्किट में क्यू फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ टर्म होता है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब ये जब अगर आपका पूरा हो गया तो अब हम जल्दी से इसको कह सकते हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि आप रेडियो वगैरह में क्या होता है कि इन रेडियो अगर आप एलसीआर सर्किट यूज करते हो तो जब रेजोनेंस होता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है, तो आपके स्पीकर वगैरह बढ़िया से बजने लगते हैं। इसीलिए इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। याद रखना कि सीरीज़ एलसीआर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो होती है आपके सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमाइज हो जाती है और ये मैक्सिमम करंट हमारे सर्किट में स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनको चलाती है, उसको अच्छी तरह से ब्लो करती है। ओके, अब क्या है? अब है आपका पैरेलल एलसीआर सर्किट। पैरेलल एलसीआर सर्किट जो होता है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो सीरीज एलसीआर सर्किट का अपोजिट होता है। मतलब जहाँ पर सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें कि करंट मैक्सिमाइज हो जाती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर, वहीं पैरेलल एलसीआर सर्किट में करंट मिनिमाइज हो जाती है। तो ये क्या करती है, उस फ्रिक्वेंसी के लिए स्पीकर में कोई भी करंट नहीं भेजती, तो ये रिजेक्टर सर्किट की तरह से काम करता है। तो आपके पास अगर एक रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये V बराबर V0 e की पावर j ओमेगा t वाला वोल्टेज है, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ L है, यहाँ C है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास वैसी कंडीशन आप निकाल सकते हो। इसके लिए भी आप रेजोनेंस कंडीशन निकालोगे तो जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी यहाँ निकल के आएगी एफ आर, वो कितनी आएगी 1/2 पाई 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एक बहुत ख़ास बात, पिछले केस में सीरीज़ एलसीआर में हम लोगों ने देखा था कि ये होती है 1/2 पाई √LC। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो आर से इंडिपेंडेंट होती है, ये याद रखना, उसमें आर कहीं नहीं आता। लेकिन पैरेलल में आपका जो रेजोनेंस कंडीशन होती है उसमें ये फैक्टर आ जाता है -r² अपॉन L²। यानी कि रेजोनेंस के केस में आपकी जो रेजोनेंट पैरेलल रेजोनेंस के केस में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो
आर पर डिपेंड करती है, जबकि सीरीज में आर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये एक जरूरी बात है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कर्व कैसे होता है? यहाँ रेजोनेंस कर्व ऐसे होता है कि जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी इस वैल्यू पर आती है, करंट की वैल्यू एकदम से जीरो माइनस की तरफ, जीरो की तरफ घटती है। तो आप देखते हो इस जगह पे क्या होता है, करंट मिनिमम हो जाती है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट मिनिमम हो जाती है। मिनिमम होने की वजह से इस फ्रिक्वेंसी के लिए स्पीकर वगैरह अगर आप ले रहे हो तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और आपका जो सर्किट है वो उस फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का मतलब है कि उसके लिए करंट ही बहुत कम हो गई है। उस खास फ्रिक्वेंसी पे जैसे आप ट्यून करोगे अपने सर्किट को, करंट सर्किट के अंदर बहना बहुत कम हो जाएगी। तो एक तरह से कहोगे कि उस फ्रिक्वेंसी को हमने रिजेक्ट कर दिया। वहीं सीरीज एलसीआर में क्या होता है, जैसे आप वो फ्रिक्वेंसी पहुंचाओगे एकदम से करंट बहुत लार्ज हो जाएगी, स्पीकर खूब तेज बजना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे हाँ देखो हमारे सर्किट ने चुनाव कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस फ्रिक्वेंसी को। ओके, यहाँ पर Q की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा आर टाइम L बाई आर। ये फार्मूला होता है। ये किसके लिए होता है? पैरेलल LCR के लिए। आप कहोगे सीरीज़ के लिए सर ऐसा फार्मूला नहीं लिखा, तो बस मैं यहाँ लिख देता हूँ। सीरीज़ LCR के लिए क्या होता है, Q की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर, ये होता है। तो Q की वैल्यू, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पैरेलल एलसीआर के लिए ओमेगा आर का मतलब समझ रहे हो ना, ओमेगा आर बराबर 2 पाई एफ आर, और एल बाई आर यहाँ होता है 1 बाई ओमेगा आर सी आर। ये सर्किट हो गया। इतना बहुत है, ये आपने मतलब इतना पढ़ लिया कि अब आप इससे नेट गेट भी परीक्षाएं इस फॉर इन प्रॉब्लम पे अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर, जिसका नाम है एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिज क्या होते हैं? अब एसी ब्रिज क्या होते हैं? ब्रिज होता क्या है कि खास तरह का अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो एक अरेंजमेंट है जहां हमने इम्पीडेंस Z1 लगाया, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऐसा करके एक इम्पीडेंस Z2 लगाया, फिर हमने यहाँ पर ऐसा करके एक जगह इम्पीडेंस Z3 लगाया, फिर हमने यहाँ पर ऐसा करके इम्पीडेंस Z4 लगाया। ये 2 पॉइंट हो गए। यहाँ हमने हेडफोन लगाया। उसके बाद ये जो बाहर से तार निकाला, यहाँ हमने एसी सोर्स लगाया। तो दिस इज़ द एसी ब्रिज। एसी ब्रिज क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक तो एसी सोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर चूँकि हमें फ्रिक्वेंसी की बात होती है, तो यहाँ पर हम उस फ्रिक्वेंसी को लगाने के लिए हेडफोन को यूज करते हैं। दिस इज़ द हेडफोन सिंबल। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज़ द एसी ब्रिज। यहाँ इम्पीडेंस, यहाँ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इम्पीडेंस कब होता है, जेड को अगर हम इम्पीडेंस कह रहे हैं, इसका मतलब है आप वहाँ पर आर एल सी या एल प्लस सी या आर प्लस सी या एल प्लस आर, ऐसे कोई भी अरेंजमेंट यूज कर सकते हो, या प्योर आर भी कर सकते हो डेफिनेटली, बट इन जनरल हम उसको इसलिए वहाँ इम्पीडेंस कहते हैं। अगर प्योर आर करोगे तो आपका जेड आर के बराबर हो जाएगा, अगर इसके अलावा और कुछ करोगे तो वैसे ही हिसाब से जेड आपका चेंज हो जाएगा। एक मैं आपको बता दूं एक तरीका, तो याद रखिएगा, हमेशा ऐसे याद रखिएगा, इस तरह से। ये इसको अलग से बताते हैं, इसको हम ऐसे ऐसे करें। हमेशा ये डायरेक्शन याद करिएगा, इधर से गए इधर, फिर ये घूमे, फिर ये यानी पहले आप Z1, फिर Z1 से Z2 गए, फिर Z2 से Z3 आए, फिर Z। तो ये जो Z शेप है इसको फॉलो करिएगा। इधर Z1, इस हिस्से पे Z2, इस हिस्से पे Z3, इस हिस्से पे Z4। इस कर्म को याद रखोगे तो कुछ चीज़ें आसानी हो जाएंगी, सहूलियत हो जाएगी आपको ऐसा करने में। करते क्या थे, इस एसी ब्रिज का काम क्या है? एसी ब्रिज की सहायता से हम अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, जबकि हमको रेजिस्टेंस मालूम है। मान लो हम किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को निकाल करके फिर उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी आप साइमल्टेनियसली निकाल सकते हो। तो एसी ब्रिज बड़ा ही डायनेमिक किस्म के अरेंजमेंट होते हैं, जहां आप अपने सर्किट से अननोन कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, इंडक्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने में आसानी होती हैं। एज़ पर योर सिलेबस हम 2 तरह के ब्रिजेस की बात करते हैं। एक तो हमारे पास है मैक्सवेल ब्रिज, और दूसरा जो है वो है आपका शेयरिंग ब्रिज। ये 2 तरह के ब्रिजेस की बात करते हैं। कैसे बनता है मैक्सवेल ब्रिज, जरा देखें।
सबसे पहले तो आपके पास इस तरह से एक रेजिस्टेंस होता है, ये R1 है। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है R2 और R2 के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं C और इसके ऊपर एरो बना दिया, मतलब ये वेरिएबल नेचर का है। फिर आपने एक कॉइल लगा दिया, एक और रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दिया, तो ये हो जाएगा R4। ये एक ही कॉइल है R, तो ये R1 लिया, R2 लिया, इसको कर देंगे R3 और ये R4। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हेडफोन लग जाएगा और बाहर से आपका AC सोर्स जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर ये है कि आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक रेजिस्टेंस R2 लगाया, वेरिएबल कैपेसिटर लगाया, आपने कॉइल लगा दिया, R3 है, R4 है। इसकी सहायता से हम करते क्या हैं? इसकी सहायता से हम कैलकुलेट करते हैं, L। वी कैलकुलेट L विथ हेल्प ऑफ R एंड C। R और C की सहायता से आपके पास रेजिस्टेंस R1, R2, R4, R3 ये सब नोन है, L जो है वो अननोन है। कैपेसिटर के ऊपर एरो लगा है, इसका मतलब है इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो जो वेरी करेंगे तो कितना वेरी किया मालूम है, तो हमको C की वैल्यू भी मालूम चल जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है L बराबर C R1 R4। ये याद कर लेना फार्मूला इस डायग्राम के हिसाब से, L बराबर C टाइम R1 R4। RC को तो आपने वेरी करके जान ही गए हो, R1 आपका नोन है, R4 आपका नोन है, तो राइट साइड में सारी नोन वैल्यूज़ हैं, तो आपकी अननोन वैल्यू आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है ये हम कब करते हैं, जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। उस समय बैलेंस का मतलब क्या होता है, लीस्ट नॉइज़, लीस्ट साउंड इन हेडफोन। यहाँ गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल नहीं होता है कि गैल्वेनोमीटर की सुई को जीरो पे देख के नल पॉइंट देख लें, क्योंकि यहाँ पर फेज वाला मामला होता है ना, तो गैल्वेनोमीटर तो हिल ही नहीं पाएगा, इतनी तेज़ी से करंट चेंज होती है। चले अब अगला लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारे पास है शेयरिंग ब्रिज। है, तो शेयरिंग ब्रिज कैसे बनती है जरा देखें। शेयरिंग ब्रिज में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक कैपेसिटर है, फिर एक रजिस्टर है, ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पर आपने रजिस्टर जोड़ दिया R2, यहाँ पर आपका रजिस्टर है R1, मान लो कैपेसिटर C1 है। यहाँ पर आप एक रजिस्टर जोड़ते हो R4, क्योंकि R1 R2 R3 की जगह पर हम क्या जोड़ देते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो ये कैपेसिटर C1 है, यहाँ नहीं है, इस कैपेसिटर को C3 कहोगे। आप कहोगे सर C2 तो जोड़ा ही नहीं। बेटा हमने C2 का नाम तब रखेंगे जब वो इस 2 वाली साइड पे रहेगा। मैंने बताया ये वाली साइड है 1 वाली साइड, ये वाली साइड है 2 वाली साइड, ये वाली साइड है 3 वाली साइड, ये वाली साइड है 4 वाली साइड। तो यहाँ पर C3 का नाम इस बेस पे नहीं पड़ेगा कि तीसरा कैपेसिटर है, C3 का नाम इस बेस पे पड़ेगा कि तीसरे नंबर वाली बाजू पे लगा हुआ है। तो जो मैंने Z बनाया था उसमें पहली बाजू ये है, दूसरी बाजू ये है, तीसरी बाजू ये है और चौथी बाजू ये है। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ R4 है, R4 के ऊपर एक कैपेसिटर पैरेलल में रख दोगे जो कि वेरी कर सकता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी C4। ठीक है, अगेन वही हेडफोन है और फिर ये आपका इंडक्टर, एक कॉइल है, सब सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये एक्यूरेट, इसकी वजह से, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल कैपेसिटेंस। और C की वैल्यू जो होती है, C1 है, अननोन कैपेसिटेंस को हमने यहाँ रखा C1, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी C3, दिस C3 अपॉन R4 अपॉन R2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम एक अननोन कैपेसिटेंस को एक नॉन कैपेसिटेंस, नॉन रजिस्टर्स के रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ दिस होल AC ब्रिज वर्क। तो पूरी थ्योरी तो नहीं है यहाँ पर AC ब्रिज की, बस मैंने आपको उतना ही बताया जितना आपके सिलेबस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले सेशन में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।